हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, मस्त हैं। चलिए हम आ गए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का, यानी कि अध्याय 2 पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया ये सब पहले बता दिया गया। पहले के वीडियो जो डाले हैं उसको देख लिए सबसे पहले। और आप पूछ रहे होंगे कि कल इसमें फूल नहीं डाले थे, तो कल जो हुई थी स्टोरेज फुल हो गया, तो इसीलिए हम कल इस जो प्रक्रिया था सबको बताने के लिए वो सब प्रक्रिया नहीं बता पाए थे। वह 5 टोटल 1 2 3 4 5 6 प्रक्रिया जो है वो छूट गए थे। इस वीडियो में आज हम इसको शामिल कर देते हैं। तो चलिए, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए और अपने दोस्तों के फटाफट या ग्रुप में इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वाष्पन की प्रक्रिया, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आप बताइए वाष्पन की प्रक्रिया क्या है। यानी कि जैसे चलिए कुछ बिना देर किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वाष्पन की प्रक्रिया। चलिए एक आप कटोरा ले लीजिए, ठीक है। उसमें हम पानी को क्या कर दे, भर दे, ठीक है। पानी को भर देते हैं। इसमें हम चीनी भी मिलाते हैं, मिला दे चीनी, ठीक है। बोलिए आप चीनी को मिलाते हैं। हम यहाँ पर चीनी को मिला देते हैं, चीनी को हम यहाँ पर मिला दें, ठीक है। तो चीनी को मिलाने पर हम क्या देखते हैं, चीनी को मिला दिया, इसको घंट बना दिया। घंट बनाने के बाद अब हम इसको आग की लौ के साथ क्या कर दे, गर्म कर दे। चलिए आग के लौ के साथ गर्म कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो गर्म जब यह होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है, ये सबको पता है। तो खोलने के बाद यह जो पानी जो रहता है वह कहाँ चले जाता है, यह चला जाता है आपका वायु में, यानी कि वायुमंडल में पानी चला जाता है और चीनी आपका यहाँ पे बच जाता है ढेला के रूप में। इसको आप अलग कर सकते हैं। यह थी अपनी वाष्पन की प्रक्रिया। अब आती है रवाकरण। रवाकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं। हम क्या कहें, कॉपी में जल्दी नोट कर लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध पदार्थ ठोस रवों के रूप में, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में, शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में पृथक होते हैं, रवा के रूप में पृथक होते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रवाकरण प्रक्रिया। जैसे आप अगर समुद्र का जल लीजिए, ये लीजिए, हम समुद्र का जल ले लिए। इसमें आप समुद्र का जल में अगर हम नमक को मिला दें, नमक तो ऐसे मिला ही रहता है, नमक है उसमें, और जब हम इसको आग की लौ के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब गर्म करते हैं तो नहीं, छोड़िए, गर्म नहीं कीजिए तो वाष्पन में चल जाएगा, ठीक है। इसको गर्म नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसमें इतना नमक मिलाते हैं, फिर इतना नमक मिलाते हैं, फिर इतना नमक मिलाते हैं। तो हम देखते हैं तो वो अपने में घुला लेता है नमक को। अब फिर हम इतना नमक डालते हैं तो वो अब घुलाने की क्षमता नहीं होती है। आपको अगर ज़्यादा खिलाएं तो क्या होगा, पहले यह बताइए। तो वही प्रक्रिया इसमें हो जाती है। पेट भर जाने के बाद यह ज़्यादा अब खोजता नहीं है भोजन, ठीक है। तो इसी कारण यह अब भोजन को ग्रहण करना नहीं चाहता है, जिस कारण कि यह जो नमक होता है, नमक वाला विलयन, वह संतृप्त हो जाता है, यानी कि अब वह तृप्त हो गया, उसको अब कुछ करना नहीं है, संतृप्त हो गया, ठीक है। तो फिर यह जो होता है नमक संतृप्त होने के बाद इसको आप और इसको हमको मन है घुलाने का, तो और यदि मन है तो इसको हम आग की लौ के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जानते हैं गर्म करने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो यह इसमें जो पानी की मात्रा होगी वह भी क्या होगी, फैलेगी। उसके अणु जो होंगे वो एक दूसरे से दूरी पर होगी। तो नमक के 2 या 3 मॉलिक्यूल अब इसमें आकर समाहित हो सकते हैं, जिस कारण कि नमक की धारण क्षमता इसमें बढ़ सकती है। और जब कुछ क्षण तक छोड़ देंगे, गर्म करने के बाद कुछ क्षण बाद अगर छोड़ देंगे तो हम देखिए पानी जो हो गए वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगी, यानी कि वाष्पन प्रक्रिया होगा, वाष्प में जाने लगेगा। और नमक जो होंगे वो रवा के रूप में, आप देखेंगे छोटे छोटे दाने जो है नमक जो है पहले इकट्ठा हुए, फिर बड़े बड़े अब दाने नमक इकट्ठा होने लगे, फिर धीरे धीरे ये सब मिलने लगे तो एक बड़े ढेले के रूप में नमक इकट्ठा हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में पृथक होते हैं, रवाकरण कहलाती है। अब बात आती है लिविंग प्रोसेस, यानी कि श्रवण। श्रवण क्या है, चलिए सबसे पहले हम फिर समुद्र का जल ले लेते हैं। और हम जल लेने के बाद हम क्या देखते हैं, समुद्र का अगर जल ले ले, चलिए सबसे पहले श्रवण प्रक्रिया का वो बना लेते हैं।
ये यहाँ पर कीफ है वो फनेल है, फनेल में एक यहाँ पर छेद कर देते हैं और इस छेद को दूसरे फनेल से जोड़ देते हैं और इसको भी हम बंद कर देते हैं। इसको बंद कर दिए, इसको भी बंद कर दिए। और यहाँ पर नमक प्लस जल है आपका। तो नमक और जल है, तो यहाँ पर जब हम इसको आग की लौ के साथ क्या करती है, गरम करते हैं। आग की लौ के साथ हम यदि गरम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से जो यह जल है यह अब यहाँ से उड़ेगा और ये यहाँ से डायरेक्ट इसमें आकर समाहित होने लगेगा या फिर यहाँ पर जमना प्रारंभ हो जाएगा। तो होगा क्या इससे, ये जो इस श्रवण प्रक्रिया में होता क्या है कि इसके अवयवों को हम वो जो आप देखिए रवाकरण या वाष्पन, इसमें तो हम पानी को वायुमंडल में भेज देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम पानी को भी प्राप्त कर लेते हैं और नमक को भी अलग रूप से प्राप्त कर लेते हैं। इसमें यह जो पानी था अब मीठा हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार जल चक्र की प्रक्रिया होती है उसमें पानी मीठी हो जाती है, उसी प्रकार इसमें भी पानी अब मीठी हो जाएगी और यह नमक से अशुद्धियाँ जो होगी वो हट जाएगी। और इन अशुद्धियों में, नमक में भी कुछ अशुद्धियाँ रहती है, इन्हीं अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या कहें, अशुद्धि को अलग करने के इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अशुद्धि को अलग करने के लिए, ठीक है, ठीक। अब बात आती है प्रभाजी आश्वन विधि। तो प्रभाजी आश्वन विधि आप जान ही रहेंगे, प्रभाजी क्लास 8 में आप पढ़ लिए हैं प्रभाजी आश्वन विधि। आखिर में प्रभाजी आश्वन विधि है क्या, तो देखिए सब आप किसी छोड़िए उतना बात। प्रभाजी आश्वन विधि के द्वारा पेट्रोलियम के संघटक को अलग किया जाता है। कैसे, देखिए ये आपका पेट्रोलियम का संघटक है जिसमें कि पेट्रोलियम डाल दिया जाता है और इसमें जो ये खटाल बना हुआ है इसमें पेट्रोलियम क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि इसको उबाला जाता है। यहाँ पर आपका 200 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर 175 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर फिर आ जाता है 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 125 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर इस प्रकार जो है इसमें कंटेनर में रख दिया जाता है। किसको, पेट्रोलियम को। इसमें पेट्रोलियम के संघटक को अलग किया जाता है, पेट्रोलियम। इसमें पेट्रोलियम के संघटक को अलग किया जाता है। जैसे इसको पेट्रोलियम में सबको रख दिया, ठीक है, इस पेट्रोलियम को एक संघटक में रख दिया और इसमें 200 अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पैराफिन बनता है, यानी कि मोम बनता है। इसको मोम भी कहते हैं, मोमबत्ती इसी से तैयार होता है, या फिर आपका शहद के मधुमक्खी के छत्ते से भी तैयार होता है। 175 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए तो किरासन बनता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है, इतना होता है। किसी में डीजल बनता है, किसी में कुछ बनता है, ठीक है, तो उतना आपको नहीं जानना है। इसमें पेट्रोल बन जाता है आपका, इसमें डीजल बन जाता है और ये दोनों का उतना काम नहीं होता है, ठीक है। या ये दोनों रहता भी संगठक में नहीं है। इससे जैसे क्रीम उरीम जो होता है वो सब इनके द्वारा बनता है, ठीक है। यह क्रीम उरीम जो रहता है वह इसी दोनों के द्वारा बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के संघटक पर। अब बात आती है 200 डिग्री सेल्सियस, इस पर बिटुमेन को तैयार किया जाता है। बिटुमेन आखिर में है क्या, तो आजकल एनएमएस के परीक्षा में भी पूछा गया है, रोड के निर्माण में आजकल किस नए पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहले आप देख लिए कोलतार का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह विधि जो होती है जिसमें कि एक निश्चित डिग्री सेल्सियस पर किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है और उससे उसके अवयवों को पृथक किया जाता है, उसको हम प्रभाजी आश्वन विधि कहते हैं। अब आता है पृथककारी कीप का प्रयोग। यह हम चलिए सबसे पहले कीप बनाते हैं। ठीक है, पृथककारी कीप हो गया। इसमें अगर हम इसको मुंह अभी बंद नहीं कीजिए, अब इसको हम यदि पृथककारी कीप बनाने के बाद इसको हम यदि इसमें यदि पहले हम जल डालते हैं, ठीक है, तो ये आपका जल इतना दूर आ जाएगा और फिर यदि हम इसमें तेल डाल देते हैं तो तेल आपका इस पर तेल घना तो हल्का रहता है, इसी कारण तेल ऊपर में क्या होगा, तेल ऊपर में तैरेगा। अब अगर इसको अलग करना है तो इस पर एक यहाँ पर से एक ये
मतलब कि नया चक्री टाइप का एक रजा संरचना जिसको कि यहाँ पर घुसा जाता है, किसे तेल और जल के बीचों बीच वहाँ पर घुसा जाता है, जिससे कारण यहाँ पर एक दीवार उत्पन्न हो जाती है जिसको कि आप बांध भी कर सकते हैं। इसको हम बांध भी करते हैं, ठीक है। यह दीवार जो उत्पन्न हो जाती है इसको बांध भी कर सकते हैं या फिर इसको दीवार भी करते हैं, ठीक है, जो कि बाधा उत्पन्न करती है। दीवार लिखा गया, जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करती है? बाधा उत्पन्न करती है। कौन? यही जो है यह बाधा उत्पन्न करती है। और इस जल को अब अलग करना है भाई, तो इसमें नीचे में एक छिद्र किया जाता है, जिसके छिद्र को अब खोल दिया जाता है तो जल का संघटक एक गिलास में अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार पृथक्कारी कीप का प्रयोग होता है। अब बात आई क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा शब्द जो है यह रंग से लिया गया है, ग्रीक भाषा है। क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इसमें रंग के अवयवों को पृथक किया जाता है। यदि दो या दो से अधिक रंग मिले हुए हैं तो उसको एक इस तरह का यहाँ पे एक डंठल चढ़ा दिया जाता है, इसके रंग के एक पतली वो दे दी जाती है, क्या के सफेद टाइप का क्या रहता है, कमेंट में नाम लिख के बतावे, ठीक है। यह जो पतली टाइप की दी रहती है इस पर रंग जो रहता है, इस पर यहाँ पर इतना दूर पानी इसमें नहीं देना है, ठीक है। पानी देना है कितना, मात्र इतने दूर तक पानी दिया जाता है। और इसमें जो अवयव रहते हैं रंग, ये क्या है? रंग, मतलब कि मान लीजिए तीन रंग है, तीन प्रकार का मिश्रण दिया हुआ है, तो एक रंग, रंग 1 यहाँ आ जाएगा, रंग 2 यहाँ आ जाएगा, रंग 3। व्हाइट पेपर को डाला जाता है जिसके में कि रंग के अवयव जो होते हैं एक दूसरे से पृथक होना प्रारंभ हो जाते हैं, वे क्रोमेटोग्राफी। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लड़ता है, आपका पूछेगा रंग के अवयवों को किस रूप में अलग किया जाता है, रंग के अवयवों को किस रूप में पृथक किया जाता है, तो आपका क्रोमेटोग्राफी। तो यह तो आपका पहले वाला वीडियो था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिश्रण के अवयवों को अलग करना, यानी कि कुछ बारूद का मिश्रण होता है। सबसे पहले बताइए बारूद किन किन पदार्थों से मिला होता है? सोडा, गंधक और चारकोल यानी कि कोयला से बारूद मिला रहता है, ठीक है। तो यही सब बारूद के मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, और नमक के और नमक बालू के मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, बालू के वायु के अवयवी तत्वों को अलग कैसे करेंगे, और फिर बालू और आयोडीन के मिश्रण को अलग कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वायु के अवयवी तत्वों को अलग करना। वायु के अवयवी तत्वों को अलग कैसे किया जाता है, तो जिस प्रकार यह प्रभाजी आसवन विधि देखें, इसमें वायु के अवयवों को भी पृथक किया जाता है। जैसे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस, पहले जानिए वायु में क्या क्या है। वायु में आपका ये जो वायु है इसमें है क्या क्या? पहला है आपका जलवाष्प, फिर होता है नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये मुख्य रूप से दो घटक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और एक आ जाता है CO2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर सीरियल वाइज याद करना है तो, ठीक है। तो CO2 का अलग इस प्रकार वायु के निश्चित संघटक को अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर हम लेते हैं किसी वायु को एक कंटेनर में पहले रख लेते हैं, इस पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं, तो यह जो होता है वायु में जलवाष्प की मात्रा वह संघनित होकर बर्फ में बदल जाता है। इस पर एक कीप लगा दीजिए, ठीक है। तो यह बर्फ वाला भाग क्या हो जाता है, हम अलग कर पहले लेते हैं, ठीक है। बर्फ वाला भाग अब अलग हो गया। तो अब इसको जो है क्या करते हैं, तो इसको आप -78 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या बन जाता है, जल वाष्प। और यदि इसको हम -78 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ भी कर सकते हैं, यह यहाँ पर बदलता है -78 डिग्री सेल्सियस पर। और यदि 200 डिग्री सेल्सियस आप इसको क्या करें, कंप्रेस कीजिए, कंप्रेस, संपीड़ित कीजिए, संपीड़ित यदि हम करते हैं, यदि 0 डिग्री सेल्सियस तो इसको संपीड़ित करते हैं कि इसको वायु को ठोस CO2 अब पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद वायु को हम संपीड़ित करेंगे। तो -183 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या देखते हैं, -183 डिग्री सेल्सियस पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के घटक अलग हो जाते हैं। फिर -196 डिग्री सेल्सियस तब ताप देते हैं, तब इससे नाइट्रोजन के घटक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार वायु के अवयवों को अलग कर सकते हैं। अब बात आती है बालू और आयोडीन की। बालू क्या है और आयोडीन क्या है, सबसे पहले इसको जानिए। बालू तो हो गया आपका जो है बालू सैंड, और फिर आयोडीन हो गया आपका आयोडीन कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। वायु और आयोडीन के अवयवों को सबसे पहले अलग करने के लिए इसे एक कीप में रखा जाता है, ऐसे यहाँ पर
बालू और प्लस आयोडीन आपका रहता है। और इसको जब हम क्या करें, गर्म करते हैं, अभी गर्म मत कीजिएगा, अब पहले यहाँ पर आप बंद कर दीजिए, ठेपी लगा देता है कि आयोडीन उड़े ना। तो इसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करते हैं तो आयोडीन क्या हो जाती है, ऊर्ध्वपातित हो जाती है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया इसमें होती है और आयोडीन जो है, यही आयोडीन यहाँ से इस सब में आकर जमा हो जाता है। अब बालू रह जाता है आपका नीचे, ये आयोडीन अब उठ के यहाँ पर से यहाँ आ जाता है। अब बालू को अलग, इस कीप को उठाइए, कीप में यहाँ पर आयोडीन आपका रहता है, बालू को अलग कर लीजिए और इस कीप से खुरच के आयोडीन को भी आप अलग कर सकते हैं। अब बात आती है नमक और बालू। नमक और बालू, क्या कहें, नमक और बालू। नमक प्लस बालू, नमक और बालू को आप जल में मिला दीजिए, ठीक है, जल में मिलाते हैं। और जल में मिलाने के बाद हम क्या करें, जल में मिलाने के बाद इस बालू को क्या कीजिए जल में मिला देते हैं हम। जल में मिलाने के बाद नमक, तो नमक जो है वह जल में मिल जाता है और क्या बनाता है, खारा नमक बनाता है, खारा जल बनाता है। और बालू जो रहता है, बालू रहबे करता है। अब उसको पहले छानना विधि से अलग कर लेते हैं। चलिए इसका डायग्राम तैयार करते हैं। जल पहले मिलाए तो जल मिलाए तो एक तरफ खारा जल निकला और दूसरी तरफ बालू जो है निकला, किस रूप में, छानना विधि के द्वारा, छानित रूप में बालू निकला। और इस खारे जल को, यानी कि ये जो नमक प्लस इसमें जो मिला हुआ है आपका जल, इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये जल जो होता है इसको गर्म कीजिए, तो इसको गर्म करने पर जल जो होती है वाष्पन की प्रक्रिया में वायुमंडल में चले जाती है और नमक अवशेष के रूप में आपका कटोरी में पृथक हो जाता है। अब बात आती है किसकी, तो अब आता है वायु बारूद। बारूद के मिश्रण को आप अलग कैसे करेंगे, तो देखिए बारूद जो है आपका सोरा, गंधक और चारकोल का मिश्रण है। मेरे साथ बोलिए, सोरा, गंधक, चारकोल, सोरा, गंधक, चारकोल, सोरा, गंधक, चारकोल। तो ये जो बारूद है, इसमें पहले हम जल मिला देंगे। जल मिलाने के बाद इसको छान लेंगे। जल जब मिलाएंगे तो एक तरफ आपका बनेगा सोरा और दूसरे तरफ अवशेष में रहेगा, सोरा तो निकल गया तो अवशेष में क्या रहेगा, गंधक और चारकोल। तो सोरा आ गया आपका क्षणिक द्रव में मिला हुआ रहेगा और अवशेष में गंधक और चारकोल रहेगा। और इसी क्षणिक द्रव को, जो सोरा मिला हुआ है, इसको यदि आप वाष्पन की क्रिया कराइएगा एक कटोरे में रखकर, तो वाष्प में जो होगा, वो जो द्रव होगा वो चले जाएगा आपको वायुमंडल में और सोरा आपका बच जाएगा उस कटोरे में। और अब बात आती है अवशेष की। अवशेष में गंधक और चारकोल बचा, तो कार्बन डाइसल्फाइड मिला करके जब आप कार्बन डाइसल्फाइड, इसको पहले जल के साथ, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइसल्फाइड जब इसमें मिलाइएगा तब क्षणिक द्रव में क्या बचेगा आपका, गंधक, और इसको वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा द्रव को उड़ा दीजिए और गंधक को वहां से निकाल दीजिए और यह बच जाता है अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही रहने दें। थैंक यू।